हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। ये एंड्रयू मार्वेल, ये एक बहुत फेमस पोएट हैं। इनके द्वारा लिखी गई ये रचना है फ्रेंड, ये एक पोएम है बहुत अच्छी सी, जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं इस पोएम की। फ्रेंड, ये जो कविता है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसको अर्ली 1650 की शुरुआत के दशक में लिखा गया था। हालांकि इसका प्रकाशन जो है इनकी मृत्यु के बाद 1681 में हुआ। आइए फ्रेंड, थोड़ा सा एंड्रयू मार्वेल जी, ये जो पोएट हैं इस कविता के, इनके बारे में चीजें देखते हैं। तो इनका जन्म 31 मार्च 1621 में हुआ था। इनकी मृत्यु फ्रेंड 16 अगस्त 1678 में हुई थी। एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट, सैटिरिस्ट और एक पॉलिटिशियन रहे। इनकी कविताओं की जो मेजर थीम्स हुआ करती हैं फ्रेंड, वो ज्यादातर लव, प्रेम पर आधारित, सेक्सुअल यानी लस्ट, वासना पे भी ये इन्होंने बात की, और पॉलिटिकल मुद्दों पर भी इनकी रचनाओं की जो थीम रहती है। इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो ये जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इसके अलावा अपॉन एप्लेटन हाउस और द गार्डन, इनकी डिटेल्ड बायोग्राफी हम बाद में देखेंगे फ्रेंड। आज हम इस पोएम को देखेंगे टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। फ्रेंड्स, इस इन शब्दों का अर्थ देखें, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। देखिए, कॉय का मतलब होता है शर्मिला, और मिस्ट्रेस जैसे मिस्टर बोलते हैं, प्रेमिका के लिए मिस्ट्रेस वर्ड भी यूज किया जाता है, तो उसकी शर्मीली प्रेमिका। आइए फ्रेंड, अब इस पोएम की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम, वी वुड सिट डाउन एंड थिंक which way to walk and pass our long love's day। फ्रेंड्स, यहां पर कवि कह रहा है कि यदि हमारे पास पर्याप्त समय होता दुनिया में, तो ये जो तुम्हारा शर्मिलापन है, ये कोई अपराध नहीं होता। जिस तरह से तुम शर्माती हो, ये कोई अपराध नहीं होता। यदि हमारे पास दुनिया में जीने के लिए पर्याप्त समय होता, तो हम बैठते और विचार करते कि हमें किस रास्ते पर चलना है और कैसे अपने लंबे प्रेम से भरे दिनों को गुजारना है। यहाँ पे कवि जो है, उनकी प्रेमिका जो बहुत ज्यादा शर्मीली है और जो अपने वर्जिनिटी यानी कौमार्य को बचाकर रखना चाहती है, इस पर वो जो है एक सरकाजम के रूप में इन्होंने ये कविता को लिखा है फ्रेंड। इसमें लस्ट दिखाई देगी आपको। कवि ये कह रहे हैं फ्रेंड कि यदि हमारे पास इतना पर्याप्त समय होता हजारों वर्ष का जीने का, तो तुम्हारा ये जो शर्मिलापन है, ये कोई अपराध नहीं होता। तब हम आराम से बैठते और सोचते कि हमें किस रास्ते जाना है और कैसे अपने इन प्रेम से भरे हुए लंबे लंबे दिनों को गुजारना। थाउ बाय द इंडियन गंगेज साइड, शुड्स्ट रूबीज फाइंड, आई बाय द टाइड of humber would complain, I would love you 10 years before the flood। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम आराम से जो है भारत में जो गंगा नदी बहती है उसके तट पर जाकर बैठती और वहां पर तुम रूबीज ढूंढती। रूबीज फ्रेंड जो नग होते हैं, एक रेड कलर का नग होता है जिसको रूबी कहा जाता है। तो तुम भारत में जाती और गंगा नदी के तट पर बैठती और वहां पर रूबी को ढूंढती, और मैं हम्बर नदी के किनारे पर बैठता उसकी लहरों के पास और ये शिकायत करता, और मैं तुम्हें जो फ्लड आने वाली है, ऐसा माना जाता है कि एक फ्लड यानी कि एक बाढ़ आएगी और पूरी दुनिया उस बाढ़ में खत्म हो जाएगी। तो कवि ये कह रहे हैं कि ऐसी बाढ़ जो पूरी दुनिया को खत्म कर देगी, उसके आने के 10 साल पहले से मैं तुम्हें प्यार करने में। एंड यू शुड इफ यू please refuse till the conversion of the Jews,
माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स एंड मोर स्लो। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि यदि तुम्हें अच्छा भी लगता, यदि तुम्हें खुशी मिलती, तो तुम मेरे प्यार को ठुकरा देती उस समय तक के लिए, जब तक कि सारे ज्यूज, सारे यहूदी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाते, वो क्रिश्चियन नहीं बन जाते। यहाँ पे कवि ये बताना चाहता है जो मानसिकता रहती है क्रिश्चियन लोगों के धर्म के उस समय, उस जमाने में, कि सारे ज्यूज जो है, यहूदी लोग हैं, वो क्रिश्चियन धर्म को अपना ले। कवि ये कह रहा है कि जब तक कि सारे ज्यूज कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए तुम चाहती, तुम्हें यदि खुशी मिलती तो तुम मेरे प्यार को ठुकरा सकती थी। और मेरा ये वेजिटेबल लव जो है, देखिए वेजिटेबल लव क्यों बोला है, जैसे सब्जियों को उगाते हैं बहुत टेंडर देखभाल से और धीरे धीरे वो उगती है, इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि माय वेजिटेबल लव शुड ग्रो वास्टर देन एम्पायर्स। तो मेरा ये जो वनस्पति के जैसा प्रेम है, ये बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं यूरोप के या दुनिया के, उनसे भी बहुत बड़ा विशाल होता, एंड मोर स्लो, और उससे कहीं ज्यादा धीमी गति से ये आगे बढ़ता। एन 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze, 200 to adore each breast, but 30,000 to the rest। यहाँ पे कवि जो है अब अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहे हैं कि मुझे 100 साल लग जाते तुम्हारी इन सुंदर सी आंखों की प्रशंसा करने में, और तुम्हारे जो माथा है, फॉरहेड है, उसे मैं गूढ़ता रहता, और 200 साल लग जाते मुझे तुम्हारे प्रत्येक ब्रेस्ट की तारीफ करने में। यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे फ्रेंड, ब्रेस्ट जो है स्त्रियों के स्तन को कहा जाता है। यहाँ पे ईच ब्रेस्ट का मतलब है प्रत्येक स्तन, यानी जो स्पष्ट रूप से लस्ट को दर्शा रहा है। कवि कह रहा है कि मुझे 100 साल लगते तुम्हारी इन सुंदर सी आंखों की तारीफ करने में, और मैं तुम्हारे माथे को घूरता रहता, और 200 साल लगते प्रत्येक ब्रेस्ट की तारीफ करने में, बट 30,000 टू द रेस्ट। लेकिन बाकी जो बच्चे शरीर के अंग हैं उनकी प्रशंसा करते करते तो मुझे 30,000 साल लग जाते। An age at least to every part, and the last age should show your heart. For lady, you deserve this state, nor would I love at lower rate। अब यहाँ पे अतिशयोक्ति जो की जाती है फ्रेंड, अतिशयोक्ति अलंकार रहता है, एग्जागरेशन। यहाँ पे कवि कह रहा है कि एक युग बीत जाता, कम से कम एक युग लगता तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से की तारीफ करने में, और जो आखिरी युग है वो तुम्हारे हृदय की तारीफ करने में लग जाता। क्योंकि हे प्रिय, तुम इस अवस्था को डिजर्व करती हो, यानी तुम पात्र हो इस चीज के लिए, और मेरा जो प्रेम है कहीं से भी इससे कम नहीं होता, यानी इससे कम मैं तुमको कभी भी प्रेम नहीं कर सकता हूं। But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie deserts of vast eternity। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि मेरे को पीछे से हमेशा समय के पंख लगे रथ के तेजी से दौड़ करके पास आने की आहट सुनाई देती है, यानी समय बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। And yonder all before us lie deserts of vast eternity, और हमारे सामने तो एक विशाल अनंत काल है, इसका रेगिस्तान फैला हुआ है, और हमारे सामने विशाल अनंत काल। देखिए एटर्निटी यानी होता है अनंत, वास्ट यानी होता है विशाल, डेजर्ट यानी होता है रेगिस्तान। तो हमारे सामने एक विशाल जो है अनंत काल का रेगिस्तान फैला हुआ है। जैसे कहा जाता है फ्रेंड कि समय के पंख लगे होते हैं और वो बहुत तेजी से निकल जाता है, कब वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है पता ही नहीं चलता। यहाँ पे कवि फ्रेंड यही कह रहा है कि समय जो है इतनी तेजी से गुजरता जा रहा है, समय के जो पंख लगे हुए रथ है वो बहुत तेजी से मेरे करीब आ रहा है,
और हमारे सामने जो अनंत काल का जो विशाल रेगिस्तान है ये पड़ा हुआ है। थाई ब्यूटी शेल नो मोर बी फाउंड, नॉर इन थाई मार्बल वॉल्ट शेल साउंड माई इकोइंग सॉन्ग, देन वॉर्म शेल ट्राई दैट लॉन्ग प्रिजर्व्ड वर्जिनिटी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देखेंगे फ्रेंड कि कवि जो है सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेमिका। अब यहाँ पे वो इसकी वर्जिनिटी यानी कौमार्यता की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी ये जो सुंदरता है ये कहीं भी और नहीं पाई जाएगी, यानी जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाएगी, ये सुंदरता ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। और जब तुम मार्बल वॉल्ट में जाओगे, देखिए मार्बल यानी होता है संगमरमर और वॉल्ट यहाँ पे कह रहे हैं कब्र को, और जब तुम मर जाओगी और कब्र में चली जाओगी तो ये जो मेरी प्रशंसा से भरे गीत जो मैं तुम्हारे लिए गा रहा हूं इनकी आवाज वहां सुनाई नहीं देगी। और तब तुमने ये जो लंबे समय से संभाल कर अपना कौमार्यपन रखा है, अपना कुंवारापन जो लंबे समय से तुमने संभाल कर रखा है, ये हो सकता है वो कीड़े जो हैं वो खाएं, इस कीड़े उस कौमार्यता को प्राप्त करेंगे जो मैं नहीं प्राप्त कर पाया, जो मैं प्राप्त करना चाहता था, जो तुमने मुझे नहीं दिया। जब तुम मर जाओगी और तुम उस कब्र में लेटी होगी तब वो जो कीड़े आएंगे वो इस कौमार्यता को खा जाएंगे। एंड योर क्वेंट ऑनर टर्न टू डस्ट एंड इनटू एसेज ऑल माय लस्ट, द ग्रेव्स अ फाइन एंड प्राइवेट प्लेस बट नन आई थिंक डू देयर एम्ब्रेस। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो क्वेंट ऑनर का मतलब है विचित्र सम्मान। यहाँ पे ये कह रहे हैं कवि कि जब तुम मर जाओगी और कब्र में चली जाओगी तब तुम्हारा ये जो विचित्र सा सम्मान है ये धूल में मिल जाएगा, टर्न टू डस्ट। और मेरी जो ये वासना या अभिलाषा है तुम्हें पाने की ये भी राख में मिल जाएगी। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि हालांकि ग्रेव जो है, कब्र जो है एक अच्छी और प्राइवेट प्लेस है, एक अच्छा स्थान है और एक प्राइवेट स्थान है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक दूसरे को गले लगाता हो। तो ये जो तुमने अपना सम्मान, एक विचित्र सा सम्मान है जिसको तुमने छुपा कर रखा है, यानी ये कौमार्यता की बात कर रहे हैं, वर्जिनिटी की बात कर रहे हैं, ये जब तुम मर जाओगी तो धूल में मिल जाएगी। और मेरी जो अभिलाषा है या वासना है जो तुम्हें पाना चाहता हूं ये भी राख में मिल जाएगी। और ग्रेव जो है एक फाइन और प्राइवेट प्लेस जरूर है लेकिन वहां कोई एक दूसरे को गले नहीं लगाता। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं, आलिंगन करना चाहता हूं, वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें गले लगाए। नाउ देयरफॉर while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires। यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं फ्रेंड कि जब तक कि तुम्हारे चेहरे पे ये जो जवानी की चमक है जो इस तरह से दिखाई देती है जैसे सुबह की ओस की बूंदें चेहरे पर आ जाती हैं और वो चमकने लगती है, तो जब तक तुम्हारी जवानी की ये चमक बाकी है और तुम्हारे हर पोर से जो इच्छुक आत्मा की अग्नि प्रज्वलित हो रही है वो जब तक है, यानी जवानी जब तक है तब तक आओ हम इस जीवन का आनंद लें, जितना ज्यादा आनंद हम ले सकते हैं, क्योंकि जवानी लंबे समय तक नहीं रहेगी। आज जो ये जवानी की चमक है तो ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें चेहरे पर आ गई और तुम्हारे अंदर जो ये इंस्टेंट फायर्स यानी आग है, जवानी की जो आग है ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। तो क्यों ना हम इस जीवन का भरपूर आनंद लें। नाउ लेट अस स्पोर्ट अस व्हाइल वी मे, एंड नाउ लाइक एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे, rather at once our time endeavor then languish in a slow chapped power। यहां पर कवि वही बात कह रहे हैं कि आओ हम एक शिकारी पक्षियों के झुंड की तरह
अपने जीवन का, अपने जीवन के और शरीर की ये जो सुंदरता है इसका आनंद उठा ले। नहीं तो ये समय जो है एक दिन अपने आप ही खत्म हो जाएगा और हमारे जीवन में केवल पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो क्यों ना हम इस समय का, इस जवानी का पूरा आनंद उठा लें, इससे पहले कि ये जवानी ढल जाए और हम मौत के आगोश में समा जाए। लेट अस रोल all our strength and all our sweetness up into one ball and tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life. Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आओ हम अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी जवानी को और अपनी जो ये मधुरता है इसको एक बॉल के रूप में बदल दें और हमारे जीवन की जो सारी खुशियां हैं उन्हें हम लोहे के जो गेट्स लगे हैं, लोहे के जो दरवाजे लगे हैं, उनको अपने पूरे कठिन संघर्ष से, अपनी पूरी ताकत से उन दरवाजों को तोड़ दें और उन दरवाजों के पीछे जो प्लेजर छुपा हुआ है, जो हमारे जीवन का आनंद है, उन लोहे के दरवाजों को तोड़ दें और उन खुशियों को बाहर निकाल दें। Thus, though we cannot make our sun stand still, और इस प्रकार से यद्यपि हम सूरज को स्थिर तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसे दौड़ा जरूर सकते हैं। Yet we will make him run, हम सूरज को स्थिर तो नहीं कर सकते लेकिन उसे दौड़ा सकते हैं। यानी कि हम ये जो जीवन हमारा गुजर रहा है इसको हम रोक तो नहीं सकते लेकिन इस जीवन का और इस जवानी का, ये जो जवानी हमारे पास है, ये जो हमारे मन में प्रेम है, मधुरता है, आनंद है, इसका हम पूरी तरह से आनंद तो उठा ही सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि ये जीवन जो है ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा और पता ही नहीं चलेगा कि कब हम मौत के आगोश में समा गए। तो फ्रेंड, ये हमने देखा टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, इस कविता को देखा। इस कविता में आप देखेंगे कि कवि जो है कोशिश कर रहा है सेड्यूस करने की अपनी प्रेमिका को, उसे राजी करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके साथ जो है फिजिकल रिलेशन बना सके। यानी वो चाहता है कि वो अपनी जो अभिलाषा है, अपनी जो वासना है, उसकी पूर्ति कर सके। इसके लिए वो अतिशयोक्ति भी कर रहा है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है कि तुम्हारी प्रशंसा में मुझे हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास पर्याप्त समय होता, हमारे पास हजारों लाखों वर्ष होते, तो हम आराम से बैठते और ये सब करते, और तब तुम्हारी ये जो शर्मिलापन है ये अपराध नहीं होता। फ्रेंड, इस कविता की हर लाइन का अर्थ मैंने आपको हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।